हेलो बच्चों, मैं अभिषेक चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका पैराडाइज क्लासेस में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी क्लास 9th के केमिस्ट्री के 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट पार्ट। और इसमें हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, बिना देर किए हुए हम आपको टॉपिक बता देते हैं जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। फिर हम सबसे पहले देखेंगे इसमें आइसोटोप्स, आइसोबार, मास नंबर, एटॉमिक नंबर वगैरह वगैरह। बस सिंपल से टॉपिक है, गिने चुने समय में खत्म हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की स्टार्टिंग कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले, सबसे पहले जो डिस्कशन होगा वो होगा वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। फिर हम देखेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप और आइसोबार। इससे पहले अगर आपने हमारे 3 लेक्चर नहीं देखे तो भैया क्या कर रहे हो, इतना समय क्यों खर्च करना है? जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए, बकाया तीनों वीडियोस देख लीजिए ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से तैयार हो जाए। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए ताकि हम उस चैप्टर को आपको डिटेल में बता सकें, उस वीडियो पर उस टॉपिक पर हम दोबारा वीडियो बना सकें। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो एक्चुअली में आपने इसके बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ रखा होगा, आपको पता होगा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? इट शुड बी मस्ट, ये जरूरी है कि हर एक एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो केमिकली हो जाता है नॉन रिएक्टिव, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की कोशिश करता है। और ये पता कैसे चलता है? ये डिसाइड होता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और उसकी आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम बैलेंस सेल भी कहते हैं, बैलेंस सेल में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन से। कैसे डिसाइड होती है बैलेंसी, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल, हम डायरेक्ट एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमने आपको बताया सोडियम, एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन, एक और ले लेते हैं ऑक्सीजन, एक और ले लेते हैं नाइट्रोजन। दैट इज सफिशिएंट, इतने से हम क्लियर कर सकते हैं। हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पता है हमें 2 8 1। इसकी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। होने कितने चाहिए? 8। तो सर हम कैसे डिसाइड कर लेंगे आउटर मोस्ट सेल में 1 है, 8 होने चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं ना, देखो इसके पास 2 ऑप्शन है। अगर ये चाहता है कि इसकी आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो 2 ऑप्शन ये, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। देखो जैसे ये 7 गेन कर लेगा तो 1 पहले से 7 गेन कर लेगा तो आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। या फिर अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये वाली सेल तो खाली हो जाएगी, फिर आउटर मोस्ट सेल हो जाएगी सेकंड वाली, और सेकंड में ऑलरेडी 8 है तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है? क्या आसान है? 7 गेन करना है, 1 लूज करना? ऑब्वियसली 1 लूज करना। और जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज और इसकी बैलेंसी हो जाएगी, चूंकि इसने लूज किया है, बैलेंसी हो जाएगी +1। तो कहीं ना कहीं इसकी बैलेंसी जो है डिसाइड हो रही है आउटर मोस्ट सेल में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन से ही तो हो रही है। जैसे कि अब हम बात करें सेकंड क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 7। होने कितने चाहिए? 8। 2 ऑप्शन है, या तो 1 गेन कर ले या 7 लूज कर दे। तो 7 लूज करने के पीछे 1 गेन करना ज्यादा आसान है। और जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और चूंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, बैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। होने कितने चाहिए? 8। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज, और चूंकि गेन किए हैं तो बैलेंसी हो जाएगी -2। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, बैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो बैलेंसी हो जाएगी -3। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए कि कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज करे या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, सिंपली वो जितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। भाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता ही ऐसे, इलेक्ट्रॉन लूज करने पर या इलेक्ट्रॉन गेन करने पर। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करे या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, यही डिसाइड करता है कि उसकी बैलेंसी क्या होगी। सोडियम की +1, क्लोरीन की -1, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3, इसे मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके क्लियर कर सकते हैं कि बैलेंसी कितनी होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम आपको डिटेल में समझाते हैं। तो द कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की वो कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम की वो कैपेसिटी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, कि वो कितने केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है बाय गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बॉन्ड फॉर्मेशन में ये चीजें पढ़ाई जाएंगी कि टाइप ऑफ बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। तो सिंपली ये समझ लीजिए कि वो जितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है उसी को हम जानते हैं नोन एज इट्स बैलेंसी, बैलेंसी के नाम से। द बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिसाइडेड,
वैलेंसी पता कैसे चलती है? बाय द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम। वैलेंसी डिसाइड करने के लिए जरूरत पड़ती है आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वही डिसाइड करते हैं कि वैलेंसी क्या होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आउटर मोस्ट सेल से ही पता चलता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा। गेन करेगा तो वैलेंसी माइनस में जाएगी, लूज करेगा तो वैलेंसी पॉजिटिव होगी। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने ही वैलेंसी माइनस में चली जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वैलेंसी -1, 2 गेन किया तो वैलेंसी -2, 3 गेन किया तो वैलेंसी -3। सेम अपोजिट हो जाता है प्लस के लिए। चलिए, तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे एटॉमिक नंबर पर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। हमने पढ़ाया बेटा एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो फिक्स होते हैं किसी भी एटम के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, तो चेंज तो इलेक्ट्रॉन में आता है, प्रोटॉन पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो किसी भी एलिमेंट की एटम की आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही, सॉरी मैं थोड़ा सा बैलेंस पे चला गया, तो मैंने क्या बताया, किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने पॉजिटिव पार्टिकल होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे, वही होता है उसका एटॉमिक नंबर। आई रिपीट, मैं फिर से बोलता हूं, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और Z इक्वल होता है नंबर ऑफ P के, P मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो देखेंगे ध्यान से एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखिएगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in one atom of an element is known as atomic number of that element। किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे, क्या होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे, इज नोन एज, उसको हम जानते हैं एटॉमिक नंबर से ऑफ दैट एलिमेंट। तो फॉर्मूला बनेगा एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एलिमेंट। अब इसके एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम एलिमेंट, तो सोडियम एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं 11। कितने होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन? 11। तो इसका एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम जो होगा वो भी 11 हो जाएगा। सिमिलरली वन एटम ऑफ कार्बन एलिमेंट हैव 6 प्रोटॉन। कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 होते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डोनेटेड बाय द, सॉरी डोनेटेड लिखा हुआ है, इसको हम डिनोटेड पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, स्पेलिंग एरर है। डिनोटेड बाय द लेटर Z। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और आगे क्या है, ऑल द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमने देखा बहुत सारे आइसोटोप्स देखे, हमने देखा कि हाइड्रोजन हमें 3 फॉर्म में मिलता है, 1H1, 1H2, 1H3। तो भैया यहाँ पर भी गौर करिएगा, अगर एलिमेंट सेम है, हाइड्रोजन ही है, तो सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन कितने? 1। एटॉमिक नंबर सबका कितना है? 1। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको यही बताया कि सेम एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर होंगे वो सेम रहेंगे। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे मास नंबर पर, और मास नंबर जो डिसाइड होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, और A इज इक्वल्स टू होता है P प्लस N। मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हो और जितने न्यूट्रॉन हो, उनका जो सम होगा, उनका जो एडिशन होगा, उसी को कहते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास। मास नंबर या एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल हम आपसे बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्बन है, कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी 6 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो भी 6 है। तो जब हम मास नंबर निकालेंगे कार्बन के लिए, तो P प्लस N हो जाएगा, जो कि 6 प्लस 6 दैट इज 12 AMU। क्या बताया मैंने आपको, मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से, और किसके बराबर होता है? P प्लस N। इसको और किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है। A इज इक्वल टू P प्लस N को और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपको पता है P इज इक्वल टू होता है Z के, तो यही फॉर्मूला हमें Z प्लस N की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल। देखिएगा ध्यान से, क्या बताया हमने आपको, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स मास नंबर। फिर से एक बार, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने टोटल प्रोटॉन होंगे और जितने टोटल न्यूट्रॉन होंगे इन वन एटम, एक ही एटम के कैलकुलेट किए, नहीं बहुत सारे एटम, एक एटम में जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन होंगे उनका जो सम होगा, उसी को हम मास नंबर के नाम से जानते हैं। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से बाय एग्जांपल। जैसे कि हम सोडियम की बात कर रहे हैं, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स
और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन कितने? 12। तो जो मास नंबर होगा ना सोडियम का वो हो जाएगा 11 + 12 दैट इज 23। तो यहां से हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और क्या कहते हैं इसको? एटॉमिक मास। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। चलिए अब हम चर्चा करते हैं सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज आइसोटोप। जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन के भी चर्चा कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन हमें 3 फॉर्म में मिला, 1H1, 1H2, 1H3। तो सेम कंडीशन में ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास जो हो वो डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। Elements which have the same atomic number but different atomic mass that is called isotopes। और इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? 17Cl35, 17Cl37। और कोई एग्जांपल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 6C12, 6C13, 6C14। ये भी एक आइसोटोप है। तो मैंने आपको बहुत क्लियर वे में बताया कि ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट हो उन्हीं को हम कहते हैं आइसोटोप। तो देखेंगे, आइसोटोप आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर कैसा है? सेम बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर कैसा है? डिफरेंट। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बिकॉज दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसके रीजन क्या है कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और एग्जांपल रिप्रेजेंट किया है 17Cl35 और 17Cl37। दोनों का एटॉमिक नंबर गौर करिए 17 है, मतलब सेम है, और मास नंबर दोनों का डिफरेंट है, तो इन्हीं को हम आइसोटोप्स कहते हैं। लास्ट टॉपिक आएगा इसके बाद आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? ठीक इसका अपोजिट कर दीजिए, जिसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना? एटॉमिक नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा लेकिन जो मास नंबर होगा वो हो जाएगा सेम। लाइक हम एक एग्जांपल बताते हैं, 18 आर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40। अब गौर करिए, दोनों का मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो वो हो जाएगा आइसोबार। नेक्स्ट टॉपिक है इसी पर, क्या हो जाएगा वो? आइसोबार। तो देखिएगा ध्यान से, मैं आपको क्लियर बता देता हूं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड ले आता है। देखिए आइसोबार की हम चर्चा कर रहे थे। आइसोबार आर द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एलिमेंट होंगे और उनके एटॉमिक नंबर भी कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे बट द सेम मास नंबर। लेकिन मास नंबर उनके कैसे होने वाले? सेम। गौर करिए, 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40, दोनों के मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। इसी को हम कहते हैं आइसोबार। और कोई एग्जांपल अगर इसका आप चाहे तो एक और आपको मिलेगा। मैंने आपको कार्बन के आइसोटोप्स बताए थे, उसमें आपको मिला था 6C14 एंड एक और आइसोटोप में होता है 7N14। गौर करिए, दोनों के जो मास नंबर है वो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो दोनों के डिफरेंट है। मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो इसी को हम और क्या कह सकते हैं? इसी को हम कह सकते हैं कि ये आइसोबार है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ। अगर इस चैप्टर में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।